हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेल और बैटरी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीवीटी एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि बैटरी बनी होती है सेल से, परिपथ से, जनरेटर से, सेलों की संख्या से। देखिए, जो बैटरी होती है, बैटरी का इसको हम लोग क्या कहते हैं, कई सेलों से मिलाते हैं। सेलों को समूह कहते हैं, सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक, देखिए सेल आपका क्या हो गया, जैसे बैटरी का सिंबल आपने देखा होगा, क्या होगा, बैटरी सिंबल ये होता है। ठीक, ये आपका बैटरी का सिंबल होगा। और सेल का सिंबल क्या होगा, सेल का सिंबल ये होगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्या फर्क है कि ये जो सेल है ये आपके बैटरी में कई कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेलों की संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीवीटी में 2017 में पूछा गया। एनसीवीटी में 2017 में पूछा गया। क्या कह रहा है कि सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव डैश डैश का बना होता है, कार्बन का, तांबा का, जिंक का, मरकरी का। तो जो आपका धनात्मक ध्रुव होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का। नोट करिए। देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीवीटी में पूछा गया है 2017 में। एनसीवीटी 2017 क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है तो ईएमएफ बढ़ता है, धारा बढ़ती है, धारा घटती है और ईएमएफ घटता है। तो देखिए समांतर में क्या होगा, धारा बढ़ेगी। समांतर में अगर हम लोग सेल्स को जोड़ेंगे तो धारा की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये होगा समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में करंट की वैल्यू क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये होती है I इक्वल टू E बाई R प्लस R बाई N। ये धारा का सूत्र है। ठीक, और अगर आपसे सीरीज में पूछे, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में आपका वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, उस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस RN। ठीक है, अच्छा, समांतर क्रम में कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में सेल्स का कनेक्शन ऐसे होता है, और समांतर में ठीक है, समांतर में ऐसे कनेक्शन होता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी 2016 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज होगा, 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट से कम अधिक होगा, 12 वोल्ट से कम होगा। और देखिए दो कंडीशन होती है, एक होती है आपकी ओपन सर्किट में क्या होता है, जो करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस जो होगा आपका, ये हमेशा याद रखिएगा अनंत होगा। धारा जो होगी आपकी, करंट होगी, वो आपकी जीरो होगी। तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। क्या होगा? वोल्टेज मैक्सिमम होगा। इसमें आंसर क्या होगा? 12 वोल्ट से अधिक होगा। ठीक। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट अगर है तो शॉर्ट सर्किट, उसमें रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है? जीरो होता है। जीरो। करंट आपकी अनंत हो जाएगी। वोल्टेज आपका जीरो हो जाएगा। वोल्टेज आपका जीरो हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर होती है? ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2016 में पूछा गया। तो केवल कैथोड पर, केवल एनोड पर, दोनों पर और नन। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो आपकी क्या होती है? केवल कैथोड पे होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, क्या होती है? केवल कैथोड पर होती है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? विद्युत वाहक बल का रासायनिक स्रोत है। मतलब जो आपका ईएमएफ मिलेगा वो केमिकल प्रॉपर्टी से किससे मिलता है, ये पूछा है। सेल से मिलता है, जनरेटर से मिलता है, मोटर से मिलता है, नल से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेल। चलिए सेल के बारे में बात करते हैं थोड़ा। सेल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, एक होता है आपका प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ठीक। प्राथमिक सेल में कौन कौन से आते हैं आपके? कई सेल आते हैं। एक होता है आपका एडिशन सेल, दूसरा होता है लेक्लांसी सेल। लेक्लांची सेल। तीसरा कौन सा सेल होता है आपका? बुसेन सेल। चौथा सेल होता है आपका डैनियल सेल। पांचवा सेल होता है आपका ग्रेविटी सेल। ग्रेविटी सेल। एक होता है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल। ठीक है। और सभी शुष्क सेल, सभी शुष्क सेल, ये सेल आपके क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ठीक है। द्वितीय सेल को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं।
एक होता है आपका क्षारीय, एक होता है अम्लीय। क्या होता है? क्षारीय सेल, दूसरा होता है अम्लीय सेल। ठीक है। अब क्षारीय में कौन कौन से आते हैं? इसमें होता है लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल। ठीक है। जो आपका अम्लीय सेल होता है उसमें क्या आता है? आपका लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल आता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? क्षारीय में आते हैं आपके निकल आयरन सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, कैडमियम सेल। तीसरा होता है आपका नीडियल क्षारीय जिंकेट सेल, क्षारीय जिंकेट सेल। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? जिन सेलों में रासायनिक प्रतिक्रिया परिवर्तित नहीं होती कहलाते हैं प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल दोनों नहीं। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो आपकी प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसको हम रिवर्सिबल करते हैं, मतलब दोबारा से रिवर्स यूज कर सकें। तो वो सेल कौन से होते हैं ये पूछ रहा है। तो जो आपका प्राइमरी सेल है इसमें केमिकल रिएक्शन जो होती है आपकी वो रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक। और इसमें क्या होता है? सेकेंडरी में क्या होती है? रासायनिक प्रतिक्रिया परिवर्ती होती है। तो क्या इसमें हो जाएगा? रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती होती है, प्रतिवर्ती होती है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होती। अब जो सेल होता है आपका, सेल को इससे इंडिकेट करते हैं। सिंबल इसका ये है, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका सेल होगा। और सेल का काम क्या है? सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लोड कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोलर सेल का कार्य होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो देखिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका जनरेटर। कौन करता है? जनरेटर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपको मोटर कन्वर्ट करती है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आप कौन करते हैं? सेल करते हैं। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? आपका सोलर सेल करता है। सोलर सेल। ठीक है, यहां से हो जाएगा। और ये सोलर सेल जो होता है वोल्टाइक फोटोवोल्टाइक
सिद्धांत से काम करता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सेल के आवेशन के समय, मतलब जब आपका सेल चार्जिंग ले रहा है या तो चार्जिंग हो इसकी, तो क्या होगा, एनोड का रंग चॉकलेटी भूरा हो जाता है। चॉकलेटी भूरा मतलब गहरा चॉकलेटी भूरा हो जाता है। कैथोड का रंग स्लेटी हो जाता है। सेल का ईएमएफ बढ़ जाता है। बाहरी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो बच्चों, ये जो है, जो आपकी सेल में जब चार्जिंग होती है, ठीक है, या उसका आवेशन होता है, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एनोड का रंग जो है गहरा चॉकलेटी हो जाएगा, कैथोड का रंग स्लेटी हो जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा, और जो बाहर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं वो क्या होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑल इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका यूपीसीएल जे में पूछा गया है, यूपीसीएल जे में, नोट कर लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल के अनावेशन के समय, अनावेशन मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज। जब आपका सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, एनोड तथा कैथोड दोनों का रंग सफेद हो जाता है। ठीक है, सफेद हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट में बदल जाते हैं, ये भी सही है। विद्युत अपघट्ट का आपेक्षिक घनत्व घट जाता है, ये भी सही है। सेल का ईएमएफ कम हो जाएगा, हाँ, जब डिस्चार्ज होना है तो ईएमएफ भी आपका कम हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ये भी सही है। तो बच्चों, जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं ये सब सही है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीवीटी 2017 में है। एनसीवीटी 2000 क्या कह रहा है कि 5 सेलों जिसमें प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी होगा 2 वोल्ट का ईएमएफ आर इन 0.5, 2 वोल्ट का ईएमएफ आर इन 0.1 ओम, 10 वोल्ट का ईएमएफ आर इन 2.5 ओम, 10 वोल्ट का ईएमएफ आर इन 0.1। देखिए क्या होता है कि इन्होंने कहा है कि पांचों सेल को हमने किस में जोड़ा गया, श्रेणी में। तो देखिए फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया पहला, दूसरा सेल हो गया ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर ये आपका तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फिर आपका चौथा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फिर आपका पांचवा, ठीक है। ये ए बी मान प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और हर सबकी ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी आपका 2 वोल्ट है, ये भी आपका 2 वोल्ट है, ये भी आपका 2 वोल्ट। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है 0.5, 0.5,
0.5, 0.5, 0.5। अब बोल रहा है कि जो टोटल ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम सीरीज में बात करें, सीरीज कनेक्शन, तो टोटल ईएमएफ जो होता है N इंटू ई होता है। क्या होता है? N इंटू ई। कितने आपके ईएमएफ है? 5, और सबकी वैल्यू कितनी है? 1 की 2 है। तो क्या होगा? 5 गुणे 2 वोल्ट। तो कितना होगा टोटल ईएमएफ आपका? आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक। और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें सीरीज में, अब यही चीज अगर आपका, ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका NR। R से मतलब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो N कितने हैं? 5 हैं। तो 5 गुणे हर एक की वैल्यू है 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 ओम। ठीक। तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू आपकी 10 वोल्ट आ गई, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 2.5 ओम आ गई। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, 10 वोल्ट का ईएमएफ और R इक्वल टू 2.5 ओम। अगर यही चीज आपका पैरेलल में पूछता, ठीक है, पैरेलल में पूछता, तो पैरेलल में पूछता, पहला कनेक्शन में, तो ये आपका ईएमएफ इसमें होता है आपका 2 वोल्ट। ठीक है, पहला कनेक्शन में ई की वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है, ई रहता है। ठीक है, और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता, इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाता R/N। ठीक है, तो R आपका कितना था? 0.5, और 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये आता आपका 0.1। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज हमने आपको बताई है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी में 2015 पूछा गया। एनसीईआरटी में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि 120 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी कितनी अवधि तक 8 एम्पियर धारा दे सकती है? 20 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे। तो देखिए धारा इक्वल टू क्या होता है? धारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 बटे आपका 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 30 बटे 2, तो कितने देगी घंटा? 15 घंटा आपकी करंट देगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 घंटा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है? बिजली घरों में किस भंडारण बैटरी का समानता प्रयोग किया जाता है? निकल कैडमियम बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी, लेड एसिड बैटरी, नन। तो आपकी जो लेड एसिड बैटरी होती है, इसका प्रयोग किया था, तो इसमें आंसर क्या होगा? लेड एसिड बैटरी।
वर्तमान में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, वर्तमान में इसका प्रयोग ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इसकी जो दक्षता होती है, इसकी जो दक्षता होती है 90% से लेकर 95% होती है। ठीक है, इसका ईएमएफ जो होता है औसत ईएमएफ ये आपका होता है 2.1 वोल्ट। ठीक है, और क्या है इसकी खास बात कि ये आपकी सेकेंडरी टाइप होती है, सेकेंडरी टाइप होती है, मतलब इसको हम लोग चार्ज करके फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या खास बात है, इसका जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। और क्या बताया इसके बारे में, इसका जो धनात्मक प्लेट होता है, धनात्मक प्लेट वो क्या होता है PbO। ठीक है, लेड परऑक्साइड। और जो ऋणात्मक होता है प्लेट वो स्पंजी सीसा होता है, स्पंजी सीसा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2016 में पूछा गया है। बैटरी का ओवरलोड होना, प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किटिंग होना, ओवरचार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग होना, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ओवरचार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने के कारण क्या होता है, इसमें बकलिंग फॉल्ट उत्पन्न होती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेड एसिड जो बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी, इसमें आपसे पूछ सकता है कि विद्युत अपघट्य किस कौन यूज होता है? विद्युत अपघट्य तो इसमें यूज होता है आपका H2SO4। कौन यूज होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल धारा का मान होगा। देखिए इसको चलो फिगर से माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे आपके कुछ सेल हो गए, ये आपका पहला सेल, ये आपका दूसरा सेल, ठीक, ये आपका तीसरा सेल, और इनको भी सप्लाई प्लस माइनस प्लस प्लस
ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि ये जो आपके सेल्स हैं इनको हमने एन सेल्स मान लेते हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ई क्या आपका ईएमएफ है, आर क्या आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी उसकी अगर वैल्यू पूछा जाए तो ये पूछ रहा है, तो जो अगर हम टोटल करंट निकालें आई टी इक्वल टू होगा ई क्या होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ आपका सेम रहेगा तो पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये हो जाएगा R प्लस आर बाई एन। तो समांतर क्रम में जो टोटल करंट का वैल्यू होगा ये होगा E अपॉन R प्लस आर बाई एन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे सीरीज की बात करें, इन सीरीज कनेक्शन जो करंट होगी वो क्या होगी आपकी एन ई अपॉन आर प्लस एन आर होगी। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में क्या होगा, धारा बढ़ती है और वोल्ट ईएमएफ कम होता है। ठीक है। ठीक। और अगर श्रेणी में बात करें, ये सब आपको बातें याद होनी चाहिए। तो वोल्टेज आपका बढ़ेगा, धारा आपकी कम होगी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजी2 में आया है, यूपी आर्मिनल में आया है, और आपके सीबीटी एग्जाम में भी एनसीबीटी में भी पूछा गया है। क्या कह रहा है कि विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। ठीक। धारा के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और समय के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत मात्रा के, केवल वोल्टा और धारा के। ठीक है। तो देखिए जो आपका एम होगा, द्रव्यमान जो होगा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत मात्रा के होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम से M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q होता है। ठीक। मतलब जो द्रव्यमान होगा उत्पन्न इलेक्ट्रोड पे जो होगा वो क्या होगा, विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। और हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू IT होता है, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम Q की जगह IT रख दें तो क्या हो जाएगा, Q M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT हो गया। अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग Z।
तो M इज इक्वल टू ZIT। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक, तो यहां पे क्या है आपका, देखिए M क्या है, द्रव्यमान है, Z क्या है आपका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक, और जो आपका IT है, IT को हम क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये क्या आपका विद्युत की मात्रा है, विद्युत की मात्रा। तो यहां से हमको क्या पता चला कि जो आपका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत मात्रा दोनों के समानुपाती होगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट। देखिए जितने भी सेल्स हैं, जितने भी आपके सेल्स हैं, सबके हम वोल्टेज आपको बता देते हैं, लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, पहला आता है जो आपके देखते हैं हम लोग, प्राइमरी सेल्स जो कहलाते हैं आपके। ठीक है, प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स। पहला आता आपका वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल। इसका जो वोल्टेज होता है ये होता है आपका 1 वोल्ट। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल। इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1 से 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। उसके बाद आता है आपका शुष्क सेल, शुष्क सेल का जो वोल्टेज होता है ये होता है आपका 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। इसके बाद आता है आपका बुनसेन सेल, कौन सा, बुनसेन सेल। इसका होता है 1.9 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी की बात करते हैं। ये तो आपका, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। एक होता है आपका लिथियम सेल, क्या होता है, लिथियम, लिथियम सेल। इसकी जो रेंज है आपकी 3 वोल्ट तक। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है ये क्या होती है बेटा, 2.5 वोल्ट से 3 वोल्ट। ठीक है,
एक होता है आपका मरकरी सेल। इसकी रेंज है 1.3 वोल्ट से 1.45 वोल्ट। सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल 1.5 वोल्ट, नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलिए थोड़ा हम लोग सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं उनकी वोल्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला होता है आपका निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम ये आपका सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल वो होते हैं बेटा जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जो आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, निकिल कैडमियम सेल जो होता है इसकी जो वोल्टेज है ये इसकी वोल्टेज है 1.2 वोल्ट, कितना 1.2 वोल्ट। उसके बाद है आपका लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, इनका आजकल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इनका जो रेंज है वोल्टेज का वो क्या है 2.1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका निकिल जिंक, इनका जो वोल्टेज है वो कितना है आपका 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। अब आज के बाद आता है लिथियम आयरन, लिथियम आयरन, इनका जो वोल्टेज है वो है आपका 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट। बच्चों ये जो बैटरी है बहुत महंगी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपके लैपटॉप होते हैं उनमें कौन सी बैटरी हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग लिथियम आयरन का प्रयोग करते हैं लैपटॉप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो आपका लिथियम सेल होता है इनकी आयु बहुत ज्यादा होती है, लगभग क्या होती है 10 साल होती है, क्या होती है लगभग 10 साल होती है, ठीक है। इनका कहाँ होता है टॉर्च वॉच में यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सेल्स थे जिनकी वोल्टेज आपसे पूछा जाता है। कई एग्जाम में आपसे वोल्टेज के बारे में पूछा गया है, कह देंगे कि सूक्ष्म सेल का वोल्टेज कितना होता है, कह देंगे आपसे कि लिथियम सेल का वोल्टेज कितना होता है, बोल देंगे लेड एसिड सेल का वोल्टेज कितना होता है। तो इनको कहीं आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन किस में क्या यूज होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। पूर्णतया आवेशित शीशा अम्ल संचायक सेल के संकेत, मतलब कि अगर आपका शीशा अम्ल संचायक सेल है वो पूर्णतया आवेशित जब हो जाएगा तो उसके लक्षण क्या होंगे, संकेत क्या होंगे। तापक्रम बढ़ना, तापक्रम बढ़ जाएगा, गैसों का बनना, गैसेस बनेंगी, इलेक्ट्रोडों का रंग बदलना, ठीक है, इलेक्ट्रोडों का रंग बदल जाएगा। जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो 2.6 वोल्ट होगा, अपेक्षित घनत्व 1.21 होगा, सभी
तो बच्चों ये जो आपके ये दिए आपको तापक्रम बढ़ना, गैसों का बनना, इलेक्ट्रॉनों का आनंद बनना, सीधा वोल्ट का 2.6 होना, वोल्ट होना, अपेक्षित घनत्व 1.2 होना, ये सब आपके क्या है, ये आपके संकेत हैं। तो ये सभी संकेत होते हैं, ठीक है। अगर आपका जो आपका सीसा अम्ल संचायक से ऊर्जा आवेशित हो जाता है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका सभी, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापा जाता है। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, विद्युत अपघट्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकते हैं। क्या पहले पूछ सकते हैं कि बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापा जाता है, या कह देंगे कि विद्युत अपघट्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, वोल्टेज। और टैकोमीटर से हम लोग स्पीड नापते हैं, अमीटर से हम करंट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या विशिष्ट गुरुत्व नापते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम है M = ZIT, दूसरा है M1/M2 = Z1/Z2 = W1/W2, और तीसरा ऑप्शन है दोनों। देखिए ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम, और ये आपका द्वितीय नियम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका दोनों। नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही गया था। ठीक है, क्या कह रहा है, सेल की क्षमता को मापा जाता है। अब इस क्वेश्चन को घुमा के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते हैं कि बैटरी की दक्षता में होती है। ठीक है, एक्चुअली क्या है बच्चों कि एग्जामिनर जो होते हैं आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकते हैं, सेल की क्षमता को मापा जाता है, या कह देंगे सेल की दक्षता को किसमें व्यक्त करते हैं। इस क्वेश्चन को ये भी कर सकते हैं, सेल की दक्षता को किसमें व्यक्त करते हैं, या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, बैटरी की दक्षता को किसमें होती है या व्यक्त करते हैं। तो देखिए केवीए जो होती है ये आपकी इसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी अल्टरनेटर को, और ट्रांसफार्मर को। ठीक, एचपी जो होती है ये आपकी मोटर के लिए होती है, एम्पियर आवर, एच मतलब एम्पियर आवर, ये किसकी दक्षता रिप्रेजेंट करेगी, बैटरी की या
सेल की। यही आपका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैटरी के द्वारा दी गई पावर सप्लाई होती है, मतलब जो बैटरी से हमको सप्लाई मिलेगी, आउटपुट पावर मिलेगी, वो क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो बैटरी होती है इससे हम लोग डीसी सप्लाई मिलती है, इससे डीसी सप्लाई मिलेगी, इससे हम लोग क्या मिलेगी, डीसी सप्लाई मिलेगी। ठीक है, और बैटरी को जो चार्जिंग हम लोग करते हैं, अगर हम चार्जिंग की बात करें, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, तो चार्जिंग होती है आपकी रेक्टिफायर से और शंट जनरेटर से, शंट जनरेटर से, डीसी शंट जनरेटर से आपकी बैटरी की चार्जिंग होती है। रेक्टिफायर क्या करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आज के लिए बच्चों इतने क्वेश्चन बहुत हैं। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के सीबीटी एग्ज़ाम के लिए सेल एंड बैटरी के निम्मी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। कोशिश करिएगा आप पूरा वीडियो देखिए और कायदे से समझिए, आप निश्चित तौर पे अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? फोटो वोल्टेक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टिक जो सेल होता है ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को आपका विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसमें आंसर पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? लेंज के नियम, जूल के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम होता है उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं आपके सेल्स काम करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? M = IT ग्राम, M = ZIT ग्राम, M = IT/Z, और चौथा है M = Z/IT। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम कहते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का ये पहला नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? आपसे पूछा है बैटरी की जो क्षमता होती है उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट में करते हैं, वाट में करते हैं, वोल्ट एम्पियर में करते हैं, एम्पियर आवर में करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एम्पियर आवर में जो बैटरी होती है उसकी रेटिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है? बकलिंग, स्थानीय क्रिया, आंशिक लघुपतन, कठोर सल्फेनेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कठोर सल्फेनेशन के कारण क्या होता है, द्वितीयक सेल में जो प्लेट होती है वो क्या होती है, मुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश की इकाई आपसे पूछ रहा है, वोल्ट होती है, वाट होती है, एम्पियर होती है, कूलाम होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपका चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, और एक कूलाम में ये भी आप याद रखिएगा, एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? 1.2 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट होता है और 2.5 वोल्ट होता है और आपका डी। तो बच्चों आंसर चौथा आपका सही है, 2.5 वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रारंभिक आवेश, बूस्ट आवेश, ट्रिकल आवेश और फिनिशिंग आवेश, फ्रेशिंग आवेश। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बूस्ट आवेश। तो क्या होगा? बूस्ट आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव है, प्रकाशीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रासायनिक प्रभाव। इसी प्रभाव पे सारे सेल्स काम करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया होता है? लेड डाइऑक्साइड, स्पॉन्ज सीसा, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट। तो बच्चों आंसर होगा स्पॉन्ज सीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की होती है? आनोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कैथोडिक सुरक्षा। बच्चों ये वीडियो को जो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है। डिजिटल घड़ियों में समानता कौन सा सेल प्रयोग होता है? वोल्टेज, लिथियम, पारा, सिल्वर ऑक्साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पारा, मरकरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, लघुपतित हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं, समान रूप से कार्य करेगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लघुपतित हो जाएगा। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? धारा रेटिंग का चुनाव, आवेशन समय का चुनाव, वोल्टेज परास का चुनाव, आवेशन विधि का चुनाव। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धारा रेटिंग का चुनाव। सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तापमान में कोई प्रभाव नहीं, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, तापमान में कमी के साथ कमी। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है, तापमान में कमी के साथ कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? AH क्षमता निर्धारित करने हेतु, बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, बैटरी का निवासित स्तर निकालने हेतु, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। तो बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। हम लोग क्या करते हैं? इससे ग्रेविटी को मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे के विद्युत अपघट्य का प्रथम सूत्र है। ठीक, तो देखिए प्रथम सूत्र मैं यही बता देता हूँ। यह होता है M = ZIT। ठीक है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए फिगर दे दिया गया बच्चों। ठीक है, आप पूछा व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। देखिए सारे सेल्स आपके क्या हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं
और पैरेलल में कनेक्ट होने पे वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सब 1.5 वोल्ट के हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1.40 आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? स्पॉन्ज लेड आएगा, लेड पेरोक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा, लेड सल्फेट प्लस जल आएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लेड पेरोक्साइड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु, ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने हेतु, प्लेट का रंग बदलना जांचने हेतु। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गैस को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? डिस्टकारी विधि, ट्रिकल चार्जिंग मेथड, नियत धारा विधि, नियत विभव विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ट्रिकल चार्जिंग मेथड जो होता है इसमें सही आंसर है। हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन द लीड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। ठीक है, कह रहे हैं कि जो आपका कठोर सल्फोनेशन का जो दोष होता है उसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? नए विद्युत अपघट्य से बदलकर, नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, और क्या लिखा, बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन सही है, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन, सिल्वर ऑक्साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जस्ता। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? 0.001182 mg पर कूलाम, 0.01182 mg पर कूलाम, 0.1182 mg पर कूलाम, 1.1182 mg पर कूलाम। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? स्पॉन्ज लेड आएगा, लेड पेरोक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा, लेड सल्फेट जल आएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लेड सल्फेट आएगा। बच्चों अगर आपके निम्नी के क्वेश्चन में गलत भी ऑप्शन सही दिया है तो आप वही लगा के आइएगा, क्योंकि अगर आप सही लगा के आएंगे तो वहाँ पे वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, धनात्मक व ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघुपतन से रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए जो हमने बताया आपको, जो ग्रेविटी नापते हैं विशिष्ट घनत्व ही से नापते हैं, तो आपका हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर परिपथ का कौन सा है? ड्रिवेन इन्वर्टर है, SCR उपयोगित इन्वर्टर है, एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर है, दो कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, SCR उपयोगित इन्वर्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में
बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं। विद्युत अपघट की शक्ति का कम हो जाना, इलेक्ट्रोड के मध्य लघु पतन, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो बच्चों हमने पहले आपको क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं। किसके कारण? बकलिंग के कारण, बकलिंग फॉल्ट के कारण। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट? ठीक, ये 1 पॉइंट दिया है, 1.5 वोल्ट दिया, ये भी 1.4 वोल्ट दिया। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए बच्चों ऑप्शन देखने की क्या जरूरत, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये सब आपके क्या है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में टोटल वोल्टेज फॉर्मूला होता है V = V1 + V2 + V3। तो जोड़ दीजिए 1.5 1.5 1.5। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 4.5 वोल्ट। तो मैंने आपको आपके CBT एग्ज़ाम के लिए 32 निम्मी के क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप पूरा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सेल की। सेल क्या होता है? देखिए सेल क्या होता है, ये सोर्स होता है, इससे वोल्टेज क्या होता है? सर्किट को दिया जाता है। और वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जो होता है इलेक्ट्रॉनों को गति देता है, ठीक है, मतलब उनको प्रेशर देता है। जब प्रेशर इलेक्ट्रॉनों को मिलेगा तो वो क्या होंगे? गति करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। बैटरी क्या होती है? बैटरी जो होती है सेलों का कॉम्बिनेशन होती है। कई सेल्स को जब हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है बैटरी, ठीक है। देखिए सेल का सिंबल ये होता है, ठीक। ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव साइन हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब इसी को अगर हम लोग बैटरी बनाना चाहें तो कई सेलों को जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये बन गई आपकी क्या? बैटरी। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। दिस इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। तो आप लोग को सेल समझ में आया? चलिए आज हम सेल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सेल के कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। और दूसरा होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज कनेक्शन, अब देखिए कि मान लीजिए 3 सेल हमने जोड़ दिए सीरीज में। ये हो गया, इसका इंटरनल डिस्टेंस होगा बच्चों। ये हो गया दूसरा सेल, इसका इंटरनल डिस्टेंस होगा। एक दूसरा सेल हो गया, इसका इंटरनल डिस्टेंस होगा। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल डिस्टेंस से। ये आपका हो गया एक्सटर्नल डिस्टेंस R हो गया, और ये आपका पॉजिटिव निगेटिव, ये R हो गया इंटरनल डिस्टेंस और पॉजिटिव निगेटिव, ये हो गया R पॉजिटिव निगेटिव, ये हो गया R। पहले सेल को हमने बोल दिया E1, दूसरे को बोल दिया हमने E2 और तीसरे को बोल दिया E3। तो अब हम क्या निकालेंगे कि
सर्किट इसमें क्या होगी, टोटल करंट क्या फ्लो होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए, देखिए क्या है इसमें, देखिए इसमें कई सेल्स लगे हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल वोल्टेज निकालें या टोटल ईएमएफ निकालें तो क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल ईएमएफ अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा प्लस E2 हो जाएगा एंड प्लस E3 हो जाएगा एंड सो ऑन EN तक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, सभी सेलों का क्या है, एडिशन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NE, नंबर ऑफ सेल्स, NE। इतना समझा बच्चों। अगर हम निकालें टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितने हैं, इसमें देखिए आर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का एक होता है, तो उसको हम लोग लिख देंगे जैसे हमने लिखा था। देखिए यहाँ पे लिखा है E1 E2 E2। इसी तरह अगर हम टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3, तो उसको हमने बोल दिया NR, नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा है तो ये हो जाएगा। तो आपका सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या मिल गया, NR प्लस R। तो चलिए हम करंट अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, करंट की, तो करंट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, चलिए करंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट जो होगी, टोटल करंट सर्किट की, तो टोटल करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं IT से। तो IT इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज बाय द ओम्स लॉ, टोटल वोल्टेज या टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, टोटल ईएमएफ आपने क्या निकाला है, NE, ये NE हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल रेजिस्टेंस आपने बच्चों ये निकाला है तो NR प्लस R, ठीक है। तो अगर हम सेलों को सीरीज में लगा देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर सेलों को हम सीरीज में लगा देंगे तो टोटल करंट क्या होगी, IT इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R, ठीक है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद बात करेंगे हम पैरेलल कनेक्शन की। अगर ये सारे सेल्स को हम पैरेलल में लगा देंगे तो टोटल करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, और टोटल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन, चलिए बनाते हैं सर्किट का। ये आपका क्या हो गया, एक ईएमएफ एसएल हो गया, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, एक आपका दूसरा सेल हो गया, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा ईएमएफ हो गया, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब इनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया। ये आपका क्या हो गया, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, E रहेगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, यहाँ पे करंट की मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो अगर हम निकालें यहाँ पे टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो टोटल ईएमएफ क्या आ जाएगा आपका, ईएमएफ आपका E ही रहेगा, क्या रहेगा, E ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस किसमें, सब पैरेलल में है,
रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका हम जब टोटल निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R/N आ जाएगी। क्या आ जाएगी? R/N प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या आ गया? टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल आया। अगर हम इसमें टोटल करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी? तो टोटल करंट की वैल्यू IT इक्वल टू होगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों आपका टोटल EMF आपका E हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका R/N प्लस R। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको मेरे द्वारा बताया गया समझ में आया होगा। इसको समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इससे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, थैंक यू।